Good morning, students. Today we are going to complete our second chapter, chapter number 2, collection of data. Collection of data chapter है, तो इसमें हमने टॉपिक पढ़ना है क्वेश्चन क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मेलिंग मेथड और इनिमिनेटर मेथड जो है उन दोनों के केस में हमें क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना पड़ता है अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. तो वो क्वेश्चनियर किस तरह से होनी चाहिए, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. वो क्या होती हैं? फर्स्ट है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. हमारे इस टॉपिक के अंदर पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो लिमिटेड होने चाहिए. हम अपने जो रिस्पॉन्डेंट है उससे 4-5 क्वेश्चंस या 6-7 क्वेश्चंस हम उनसे पुट अप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि यू आर आस्किंग बी नॉट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए. आप उनको बहुत कम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपरली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सकें. सेकेंड पॉइंट है सिंप्लिसिटी. आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत सिंपल होने चाहिए. आपके क्वेश्चंस ना तो ज़्यादा लंबे होने चाहिए, नॉट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, और उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी मुश्किल नहीं होने चाहिए, ईजी वे से होने चाहिए. और इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि अगर आपको उसमें मैथमेटिकली कुछ टर्म्स आपको उसको सॉल्व करनी पड़े, तो इस चीज़ के लिए आपको उसको अवॉइड करना चाहिए. आपने उन्हें अवॉइड करना है कि इस तरह की क्वेश्चंस की टर्म्स आपने उनको नहीं देनी है सॉल्व करने के लिए. इसलिए क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए? सिंप्लिसिटी के तौर पे होने चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. जैसे कि हम कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम सही क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, लेकिन कई बार उसकी जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो जाती है. हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी पर्सन से ये पूछते हैं एग्जांपल के तौर पे कि देयर इज़ अ गुड फैसिलिटी, देयर इज़ अ गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन. अगर हमने उनसे ये पूछा है और साथ ही साथ हम सेकंड क्वेश्चन उनसे ये पुटअप करते हैं कि इन योर टाउन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल. अगर हमने उनसे पहले ये पूछ लिया कि आपके टाउन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की गुड फैसिलिटी अवेलेबल है, गुड फैसिलिटी है आपके टाउन में, और बाद में उनसे ये पूछ रहे हैं कि इन योर टाउन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, आपके टाउन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इंटरचेंज होने चाहिए. हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. हमने अपने डेटा को कलेक्शन करने के लिए जो चूज किए हैं क्वेश्चंस, वो उनका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है. तो हमें पहले किसी से ये पूछना चाहिए कि आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में, आपके टाउन में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. अगर वो बोलता है येस, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी फैसिलिटी आपको अच्छी तरह से मिल रही है, गुड फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन. तो यही एक सीक्वेंस है जो आपको करना है. पहले जो नंबर वाइज क्वेश्चन फर्स्ट आना चाहिए उसको फर्स्ट पे ही पूछा जाना चाहिए, और जो सेकंड आना चाहिए उसको सेकंड नंबर पे ही पूछा जाना चाहिए. नेक्स्ट है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस. आपने अपने रिस्पॉन्डेंट से कभी भी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं पूछने. अनडिजायरेबल मतलब कि आपने उनसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने जो उनको टीज करें, यानी कि उनकी हर्ट करें उनको. ऐसे क्वेश्चंस आपने उनको नहीं पूछने अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे. उसके बाद आता है नॉन कॉन्ट्रावर्शियल. कॉन्ट्रावर्शियल होता है कि कॉन्ट्रेरी, यानी कि उनके उलट. कॉन्ट्रावर्शियल नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो उनकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि आंसर्स आपको बिना किसी कॉन्ट्रावर्सी के मिले, यानी कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. वो आपकी जो क्वेश्चंस है वो आपको इम्पार्शियल मिलने चाहिए, इम्पार्शियली होनी चाहिए उसका जो भी आपका कैपेसिटी है आपके क्वेश्चंस की. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें पक्षपात आता हो, कोई धर्म को लेके, कास्ट को लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो बिल्कुल भी इम्पार्शियली फॉर्म में होनी चाहिए. प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे. प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चंस पुट अप करते हो तो उससे पहले आप अपने टेस्ट करने के लिए पायलट सर्वे करवाते हो. टेस्ट करने के लिए मतलब कि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, तो उससे पहले आप 1 और 2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे जस्ट आपको ट्राई करने के लिए, ट्रायल बेसिस जिसको कहते हैं, ट्रायल बेसिस के ऊपर आपने उनसे पुट अप कर दिए. अगर उनको वो क्वेश्चंस के आंसर देने ईजी लग रहा है,
आपके क्वेश्चंस के आंसर देने आसान लग रहा है, तभी आप कंटिन्यू करते हो इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पुट करना। अगर कहीं पे भी वो आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं तो आपको साथ साथ आपका सर्वे जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। आपके क्वेश्चन जो है वो मोल्ड करके आपको उसको पूछना चाहिए। तो इट मीन्स उसको बोलते हैं पायलट सर्वे करना। पहले ही टेस्टिंग कर लेना। जब आप मीट करते हो उनसे 1 और 2 क्वेश्चंस के बीच में आपको जजमेंट हो जाती है कि वो आपके क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं मान रही है, आप उनको ईजी वे से वो समझ रहे हैं आपको या नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज शुड बी सिंपल। लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए कि जो भी उनके टाउन में जो एरिया में उनको लैंग्वेज चल रही है उसी सिंपल लैंग्वेज में आप उनको क्वेश्चन जो है वो पुट करने हैं। ऐसा नहीं है कि उनको समझना है और आप उनसे क्वेश्चन से क्वेश्चन पुट कर रहे हो जो कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो है डिटेल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो होती है वो आपको देनी है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि जब भी आप किसी से इंक्वायरी करते हो तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी आप फॉर्मेट बनाया है क्वेश्चनियर के अंदर वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप कोई हमारा कोई फॉर्म है जो हम फिल करवाते हैं कोई भी एडमिशन्स को लेके, जैसे हम बात कर लेते हैं तो बच्चे के पास ऐसी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि हम लिखते हैं क्लास, तो हम बच्चे से पूछते हैं कौन सी क्लास में आपने बेटे एडमिशन लेनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो बच्चा ऑटोमेटिकली टिक कर देता है कि कौन से क्लास में उसने एडमिशन लेना है। इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस आपने साथ साथ दे दिए हैं। ये बॉक्सेस दे के आप उनको समझाओगे कि हमारे पास 9th और 10th क्लास के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको कौन सी क्लास में एडमिशन लेनी है। या फिर हम कहते हैं कि जेंडर, तो जेंडर के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस में बताना है कि मेल या फिर फीमेल, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि उसने क्या टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी हमारे क्वेश्चनर के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट अफेक्ट द प्राइड और सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं होने चाहिए कि वो किसी को भी टीज करें, यानी कि उनको सेंटिमेंटल क्वेश्चन नहीं पूछने जिससे वो भावुक हो जाएं, जिससे वो इमोशनल हो जाएं। तो इमोशनल वे से जो पर्सन आ जाते हैं तो वो अपने क्वेश्चंस का रिलायबल आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए आपको सेंटिमेंटल क्वेश्चन से नहीं पुटअप करना। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अगर आप उनको मेल के थ्रू जो है क्वेश्चनियर सेंड कर रहे हो तो उनको साथ में नीचे रिक्वेस्ट भी भेजनी है ताकि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो फिल करके रिटर्न कर दे। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, टू रिटर्न द क्वेश्चनियर, तो वो आपको वापस करें कंप्लीट करने के बाद। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने रीड करे हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, आपका क्वेश्चनियर इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो प्राइमरी डेटा की कलेक्शन के लिए मेथड्स पढ़े थे। आज हम कर रहे हैं कि अगर सेकेंडरी डेटा हमने कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कलेक्शन करने के लिए क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट है पब्लिश्ड मेथड एंड सेकेंड इज अनपब्लिश्ड मेथड। जैसे कि पब्लिश्ड मेथड, इसके नेम से पता चलता है कि जो चीज़ पब्लिश हो, पब्लिश मतलब जो सबको दिखाई दे रही हो, एग्जिस्ट हो, ठीक है, वो हर जगह पे एग्जिस्ट हो और ओपन हो। और ओपन मतलब ओपन फॉर अस, चाहे वो न्यूज़पेपर में है, चाहे वेबसाइट में है, चाहे नेट के ऊपर हमें नज़र आ रही है, अलग अलग ऑनलाइन में हमें दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने हैं। थोड़े से आपको लगेंगे टफ, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से रीड करके इसको समझना है, ठीक है। फर्स्ट आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश करवाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंसेस ऑफ। जैसे कि हम आपको लास्ट एग्जाम्पल मैंने करवाया था वीडियो में कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सेंसेस मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसे कि पॉपुलेशन उसने अगर पता करनी है, सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट द सर्वे। अब ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या कंडक्ट करती है, पॉपुलेशन के बारे में उसको पता करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता करना है, पॉवर्टी के बारे में पता करना है, वट जो भी उसको पता करना है तो उसके लिए वो सेंसस करवाती है, ठीक है। और घर घर जाके इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट का एक मेन सेंटर है सेंसस ऑफ इंडिया, तो वो कलेक्ट करता है पब्लिकेशंस, जिसको जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट जो है वो इस पब्लिकेशन को मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, मैं एक दो के नेम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हमें इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में कुछ सर्वे करना है इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वो हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो है उसके थ्रू ही हो सकता है। तो इंडस्ट्रीज के बारे में सर्वे हो जाता है। या फिर अगर हमें पता करना है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट ऑन करेंसी
एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग के बारे में कुछ रिपोर्ट है, आरबीआई के बारे में रिपोर्ट चाहिए, कमर्शियल बैंक्स के बारे में रिपोर्ट चाहिए। तो करेंसी हमारी जो इंडिया में है, मनी सप्लाई हो रहा है, तो वो करेंसी के बारे में रिपोर्ट, ये सारे जो हैं वो एक खास पब्लिकेशन के द्वारा ही सर्वे करवाए जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक और लिख देती हूँ, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। तो एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का बहुत अर्ली टाइम से। तो एग्रीकल्चर अगर स्टैटिस्टिक्स अगर हमें कलेक्ट करने हैं, उसके बारे में डाटा हमें कलेक्ट करना है इंडिया का, कि कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, सीड्स हमारी इकॉनमी प्रोड्यूस की जा रही है, और कितने उसकी लिमिट कितना है, कितने वेट में हम उसको प्रोडक्शन देते हैं इंडिया के अंदर। तो वो सारा हमारा स्टैटिस्टिकल। नेक्स्ट मेथड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि हर एक सिटी के अंदर जैसे कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी, तो वो कुछ डाटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे कि हेल्थ रेशो उसने अपनी सिटी की कलेक्ट करनी है, बर्थ रेशो उसने कलेक्ट करनी है, डेथ रेशो क्या है, हमें पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हम वहीं से प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कहलाते हैं, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन बर्थ या डेथ रेट के बारे में चाहिए, अपने सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन हमें वहीं से मिलेगी। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। तो रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस मतलब कि कुछ ऐसे कमीशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से इनको बनाया जाता है, ताकि वो कुछ ना कुछ सर्वे करके डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट के जरिए वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि फाइनेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंस कमीशन ही को ही ये ड्यूटी दी गई है, ताकि वो फाइनेंस जो भी उनकी इंडिया के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आता है, नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन जैसे इसके नाम से पता चलता है, ट्रेड यानी कि ट्रेड कुछ ऐसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो कि उसी ट्रेड की रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी को ही यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शुगर मिल एसोसिएशन जो है एक बनाई गई है एसोसिएशन शुगर मिल की, तो उन्होंने क्या करना है, सिर्फ इनको इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करनी है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, शुगर मिल इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी शुगर मिल है, कितना शुगर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मिल के अंदर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस प्रोडक्ट को लेके है। तो इनका जो मेन है, एसोसिएशन वालों ने ही ये इसका रिकॉर्ड रखना है। ये हो गया पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो टोटली जो है एसोसिएशन ने संभाल के उसको ही पब्लिश करनी है इनके द्वारा। एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट मेथड है जर्नल एंड पेपर, यानी कि जर्नल्स के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के अंदर हमें बहुत सारे डाटा जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकली हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे मैंने एक नेम लिखा है द इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसके अंदर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के जरिए, इकोनॉमिक के जो भी एक्टिविटीज़ है उसकी हमें रिपोर्ट मिलती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है, तो वो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो कुछ ऐसे मैगजीन जैसे कि जो कॉमर्स से जुड़े हैं, फैक्ट फॉर यू, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, तो इनके अंदर भी हमें वो डाटा प्रोवाइड होता है। तो ये सारे सोर्सेज क्या हैं, इनको हम कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, तो या सेकेंडरी डेटा, सॉरी। तो इनको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास पब्लिश्ड के हमने ये सारे पॉइंट अभी तक रीड करे हैं कि ये पब्लिकेशन के अंदर इन चीज़ों के थ्रू हमें डाटा जो है वो मिल जाता है, और ये डाटा जो है वो हमेशा क्या होता है, एग्जिस्टेंस में रहता है और हमेशा ओपन डाटा है, और कोई भी इसको किसी भी टाइम इसको फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि ये बना बनाया डाटा है। पब्लिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग कमेटीज़ के द्वारा पहले से ही बनाया गया होता है, और इन्हीं के द्वारा ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आगे आता है हमारे पास टॉपिक कि अनपब्लिश्ड डाटा क्या होता है। उससे पहले दो डाटा के फॉर्मूलेज और हैं। फर्स्ट है, सॉरी फॉर्मूलेज नहीं, इनके मेथड्स और हैं, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। ये पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स क्या होते हैं कि
जैसे बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, है ना, तो वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इतने लोगों को, एजुकेटेड पर्सन्स को डाटा कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, पीपल, तो वो जो लोग हैं वो डाटा इसलिए कलेक्ट करते हैं, कुछ खास वर्क उनको रखना है ध्यान में, तो उनके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल रिसर्च also sometimes publish their research work containing some useful statistical information। तो उनको कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके लिए वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, उनको हम बोला जाता है रिसर्च स्कॉलर्स, जो कि हाईली एजुकेटेड पर्सन्स कहलाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं अपने स्पेसिफिक काम के लिए। एक मेथड और है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इसके अंदर क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, एक इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है हमारी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, वो डाटा कलेक्ट करती है। ठीक है, तो वो डाटा किसी भी एक कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब इंटरनेशनल मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें वो काम आती है। जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल गवर्नमेंट, तो IMF, ऐसे कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO, IMF, तो UNO, कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह की इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जो कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी से जुड़ी है वो कलेक्ट करते हैं। इनको हम फॉरेन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो कि लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और दीज आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी डाटा। तो इनको हम सेकेंडरी डाटा के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसको हम पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स का मतलब कि जिसको हम पब्लिश नहीं करवाते हैं, ये खुलेआम हमें इनका प्रूफ या इनका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ये एग्जिस्टेंस में हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं? अनपब्लिश्ड सोर्स जैसे किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कंपनी ने या कोई भी फर्म, ठीक है, अपने सेल्फ पर्पस के लिए, खुद के पर्पस के लिए, फॉर ऑफिस रिकॉर्ड, अपनी ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उनको हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने खुद के पर्पस के लिए ही ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दे आर नॉट पब्लिश्ड, और इनको कहीं पे भी पब्लिश नहीं करवाया जाता कि हम जहाँ भी चाहेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इनको हम अनपब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इकट्ठा करते हैं। तो जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया हमने बात करी थी कि इंडिया जो मेन सेंसस ऑफ इंडिया हमारा जो एक एसोसिएशन है, तो वो क्या कलेक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है, चाहे उसको पॉपुलेशन के बारे में पता करना है, ठीक है, तो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखना है, या फिर उसको ये पता करना है कि मेल और फीमेल पर्सन्स की रेशो कितनी है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं वो हमारे लिए अनपब्लिश्ड सोर्स होते हैं, क्योंकि ये इंडिया की इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन की, तो ये कुछ डाटा जो है वो अपने बेस पे अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है उसको कलेक्ट कर लेता है खुद के पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, जो अगर हम अनपब्लिश्ड सोर्स की बात करें तो वो आता है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। तो NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के अंदर जो है वो काम करता है, तो उसी के बिहाफ के ऊपर, उसी के कहने के ऊपर ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। तो NSSO का जो भी ऑफिस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने पूरी कंट्री वाइज, यानी कि पूरी कंट्री के बिहाफ के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? जैसे कि अगर हम अपने पूरी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर कोई कंजम्पशन अगर हमें पता करनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल कितना है, तो वो हमें जांचना है, तो इसके लिए NSSO के द्वारा ही इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? मतलब कि हर एक बंदा अपने ऊपर जो खर्चा करता है, अपनी जो नेसेसिटी गुड्स है उसके ऊपर हर साल में कितना खर्चा वो कर लेता है। तो इसी तरह से हमें पूरे इंडिया के लोगों का डेटा कलेक्ट करना है कि वो कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्च करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल था ये। इसके अलावा
अगर हम बात करें कि इनकम सोर्स ऑफ पीपल क्या है, तो हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये भी कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये NSSO जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, तो इसी के थ्रू, NSSO ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सीक्रेट होती है, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। तो वो स्पेशल पर्पस को हम कहीं भी पब्लिश नहीं करते हैं। तो ये जस्ट पर्पस को देखते हुए क्या किया जाता है, इसकी सर्च की जाती है, इसका सर्वे किया जाता है, जिसको हम अनपब्लिश्ड सोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रिकॉशंस इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हमने सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना है। पहले तो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा। हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए कि जिस सेकेंडरी सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें इतनी एबिलिटी थी कि उसने बिल्कुल करेक्ट डाटा कलेक्ट कर दिया हमारी इकॉनमी से, यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट करी है वो रिलायबल है। ठीक है, हमें लगता है कि वो रिलायबल है, हमें लगता है कि भरोसे के काबिल है। तो अगर हमें लगता है कि उसमें सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे मेरिट्स हैं, अच्छे गुण हैं, तो हमें लगता है कि उस डाटा को हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि सेकेंडरी सोर्स का मतलब ये होता है कि बना बनाया डाटा, बना रेडीमेड डाटा हमें मिल रहा है और हम उसको ही चूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए। ठीक है, उन्होंने किस पर्पज़ के लिए किया था वो उनका पर्पज़ था, लेकिन वहीं से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं खुद के पर्पज़ के लिए। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या उसमें ऐसी एबिलिटी है कि हम उसको आराम से उसको रिलायबल मान के उसको अपने पर्पज़ के लिए चूज़ कर लें। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो सेकंड था कि जिस डाटा को पहले किसी ने कलेक्ट किया था तो उनका ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, और उनका स्कोप क्या था। तो क्या उनका स्कोप और उनका ऑब्जेक्ट हमारे से मैच करता है? अगर नहीं तो हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए जब उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो डाटा को रिसीव करना, वहाँ से कलेक्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पर्पसफुल होगा, ऑब्जेक्टफुल होगा या नहीं होगा, ये पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन का मतलब कि मेथड ऑफ कलेक्शन बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑल्सो बी नोटेड। आपको ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि उनका मेथड क्या था कलेक्शन करने का जब उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था। द मेथड एडॉप्टेड मच मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका जो डेटा है, क्या वो डेटा जो है वो उन्होंने जो अडॉप्ट किया था वो उसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली ठीक था? तो आपको उनके बिहाफ के ऊपर अपनी नेक्स्ट जो है अपने पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट करना है, तो वो मेथड आपके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी सूट करता है या नहीं करता है। तो ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। उस जगह से, उस सोर्स से डेटा को कलेक्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। टाइम एंड कंडीशंस क्या थी इसके अंदर? वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अगर हम टाइम की बात करते हैं तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा था और उसकी क्या क्या कंडीशंस थी, कुछ अजम्पशंस होती है हर चीज़ को कलेक्ट करने की, तो वो क्या थी, तो उसको हम नज़र में रखते हैं। तो हमारे पास वो डेटा जो है अगर उतना टाइम उनको कलेक्ट करने में लगा तो हमारे लिए क्या वो चीज़ रिलायबल होगी? अगर उन्होंने इतना टाइम लगा के हमें वो चीज़ दी है तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी हमारी उस चीज़ में है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो भी चेक कर लेना चाहिए। इफ़ द अवेलेबल डाटा डोंट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दिस शुड बी डिस्कार्डेड। अगर हमें लगता है कि एक बार रीड करने के अकॉर्डिंगली हमें डाटा जो हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हमें उस को डिस्कार्डेड कर देना चाहिए। हमें उस डेटा को चूज़ नहीं करना चाहिए अपने नेक्स्ट पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम ये सर्विस कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही ध्यान में रखना पड़ता है प्रिकॉशंस के तौर पे कि अगर हमें बना बनाया डेटा चाहिए तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं या नहीं होती हैं।
ठीक है, आज के लिए टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।